ट्रंप का सबर जवाब दे गया। लबनान पर हमले जारी रखने के ऐलान पर ट्रंप तैश में, नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। इस्राएली खबर रसा इदारों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हालिया फोन कॉल के दौरान हुआ। ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि इसराइल का कोई दस्ता बैरूत नहीं जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ कॉल पर नतीजा खेज बात हुई है, जबकि आला सतह नुमाइंदों के जरिए हिजबुल्लाह के साथ भी अच्छी बातचीत हुई। दूसरी जानिब नेतन्याहू ने एक बार फिर धमकी दी है कि इसराइल बैरूत पर हमले जारी रखेगा जब तक कि हिजबुल्लाह मुकम्मल हथियार न डाल दे। खित्ते में अमन के लिए सफारती राबतों का सिलसिला जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोन पर राब्ता। अब्बास अराक्ची और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान इलाकाई सूरत हाल और जंगबंदी से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी के लिए जारी सफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी अब्बास अराक्ची से टेलीफोन पर राब्ता हुआ। जंगबंदी के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक किया। उम्मीद है इस बार कोई सीट चोरी नहीं होगी। फॉर्म 45 का बंदोबस्त अवाम करें, फॉर्म 47 का मैं कर लूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिगर में जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनकर आज दुनिया के सामने मजबूत होकर खड़ा है। पीपल्स पार्टी अमन पसंद जमात थी और है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम तेज। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए आज गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगे। इलेक्शन कमीशन का नवाज शरीफ के दौरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए एनओसी जारी। एनओसी मुस्लिम लीग नून की दरखास्त पर जारी किया गया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा वनडे आज लाहौर में खेला जाएगा। मैच की तैयारी के लिए दोनों टीमें कज़ाकी स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रही हैं। कौमी स्क्वाड ने कोचेस के जेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। रावलपिंडी में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में फातिहाना आगाज किया था। सीरीज का आखिरी मैच जुमेरात को खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। वैसे अराउंड 24 आवर्स बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिस पर बात करेंगे। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं मौसम का। तो जनाब, मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मुल्क में गर्मी की शिद्दत बरकरार है, लेकिन महकमा मौसमियात ने आज से 5 जून के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में ज़रूर आंधी और बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो जाएगा और पंजाब में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी भी हो सकती है। दूसरी जानिब KPK में शदीद गर्मी से ग्लेशियाई झील फटने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा भी जाहिर किया गया, जबकि PDMA ने चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान, मानसेरा के लिए अलर्ट भी जारी किया है। आपको याद होगा पिछले साल सबसे पहले ग्लेशियल आउटबर्स्ट के बाद चिलास में और उसके बाद सैलाब का सिलसिला जारी रहा था। तो मौसम अपनी तबाहकारियां तो दिखा ही रहा है। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मिट्टी के तूफान ने तबाही मचाई। बिल्कुल, घोटकी हो, कश्मीर हो, मुख्तलिफ हादसात में एक बच्ची समेत 3 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात आ रही हैं और ये भी बताया गया है कि 60 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। ऑन द अदर हैंड साइड राजनपुर में साइड बोर्ड्स हैं, बिजली के खंभे हैं, तारें टूटी हैं, इस तरह के वाक़यात वहाँ पेश आए हैं। जबकि दादू के इलाके में गोरख हिल स्टेशन में भी तूफान के 22 हर्ट्ज़ की छतें उड़ गई। अच्छा, अगर सियासी मौसम की बात कर लें तो वो भी काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है। हालांकि इलाका तो ठंडा है, गिलगित बल्तिस्तान की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। सियासी जमातें अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को अपना कैंप बना लिया है और गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी GB पहुंचे और आज नून लीग के सदर नवाज शरीफ भी पहुंच रहे हैं। बैरिस्टर गौहर भी गालिबन आज पहुंच रहे हैं स्कर्दू। तो इन आम इंतखाबात पर सीनियर तज्ज़ियाकार अब्सा कोमल हमारे साथ मौजूद होंगी। उनसे जानेंगे कि सेंटर में तो हमें पीपल्स पार्टी नून लीग खासी एक्टिव नज़र आती है। गिलगित बल्तिस्तान में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो इलेक्शन होने जा रहे हैं और सूरत हाल के हवाले से वो क्या सोचती हैं। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे भी खेला जाना है। तो ग्रीन शर्ट्स पहला वनडे तो जीत चुके हैं, कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, थोड़ा मोराल भी उनका अच्छा लग रहा है। क्या वो ये पूरी सीरीज जीत सकती है? इस पर ज़रूर बात करेंगे आज के शो में, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऑस्ट्रेलिया जब अपनी वीक साइड भेजता है तो आपको ये मैचेस जीत जाने चाहिए। कम से कम यहाँ पर अपने फैंस को धचका नहीं देना चाहिए कोई। शायद इसी वजह से हम
पिछली सदी के टॉप खिलाड़ियों में, टॉप 25 खिलाड़ियों में नहीं, क्योंकि हम कमज़ोर टीमों से जीतते हैं। वेल, या फिर जिन्होंने वो लिस्ट बनाई वो कमज़ोर दिमाग के हैं। इस पर आगे चल के हम बात करेंगे, बट लेट्स मूव ऑन टू आज टॉप स्टोरी। और ओवर द नाइट काफ़ी कुछ, और इस बार डोनाल्ड ट्रंप का जो गुस्सा है, वो जो नज़ला है, वो गिरा है नेतन्याहू पे। हुआ क्या है भाई? मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के साए तो बरकरार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुम्मीद भी दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप दावा ये करते हैं कि आइंदा एक हफ्ते में ईरान के साथ डील तय पा सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ओपनिंग का भी जिक्र किया। लेकिन दूसरी जानिब इसराइल के जो वज़ीर आज़म थे, उनसे जब उनकी बात हुई है लबनान के महाज पे, ट्रंप ने उनसे बात की, और जब नेतन्याहू साहब ने कहा कि मैं तो हमले जारी रखूंगा, तो उस पर उन्होंने उनको काफ़ी सुनाई है। वेल, मुख्तलिफ वेबसाइट्स मुख्तलिफ चीज़ें कोट कर रही हैं जो हम यहाँ कोट नहीं कर सकते, लेकिन लुब्बे लुबाब यह है कि ट्रंप काफ़ी गुस्सा हुए और उन्होंने ये तक कहा कि मैं तो आपको बचा रहा हूँ और आप ये सब कर रहे हैं, आप एलियनेट हो जाएंगे दुनिया में भाई। बिल्कुल, और इस तरह के लफ्ज़ जो उनके लिए कहे गए हैं, ये आई मीन इससे पहले भी एक हीटेड कॉन्वर्सेशन का जिक्र हुआ था, आपको याद होगा। वेल, यहाँ आज इस दफ़ा बात थोड़ी आगे चली गई है, बट दिस इज़ नॉट इट। अब लबनान में क्या सूरत हाल बनने जा रही है, और क्या मजीद सूरत हाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विद इन अ वीक कैन रियली मेक अ चेंज, जो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान ने टॉक्स को थोड़ा सा स्टॉप किया है, और उसकी वजह यही है कि वो लबनान में जो इस वक्त सीज़ फायर नहीं हो पा रहा, उसके ऊपर वो चाहते हैं कि कुछ इतफाक हो जाए। हामिद खान अल-मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप अक़वाम अमूर के। बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपके वक्त के लिए। ऑब्वियसली ओवर द नाइट बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट कि नेतन्याहू को जो डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल की और उसमें जो बातें उनको की हैं, जो सख्त जुमले उनको बोले गए हैं, व्हाट डज इट रियली लीड अस टू? बहुत शुक्रिया साथिया। देखिए, बात यह है कि नेतन्याहू ने जिस अंदाज में पूरे अमेरिका को और खुसूसी तौर पर सदर ट्रंप को बेवकूफ़ बनाकर इस दलदल में फंसाया, उसका एहसास जो है ना सिर्फ 26 करोड़ अमेरिकन को भी है, बल्कि उसके साथ साथ खुद नेतन्याहू को भी एहसास है कि उसने जिस अंदाज में पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग में धकेल दिया है, उसके बाद सदर गुस्सा करना जो है वो बिल्कुल जायज़ है। और सदर ट्रंप ने जिस अंदाज में उनको झाड़ा है और जिस जो बात की है, वो बिल्कुल आज उनकी फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर करती है। और इस बात का बड़ा क्लियर एक इशारा दिया है कि जो लबनान के अंदर जो उसने बर्बरियत शुरू की है, लबनान का जो जोग्राफिया बदलने की बात की है, साउथ लबनान पर कब्जे की कोशिश कर ली गई है, 35 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पे कब्जा कर लिया है, नई येलो रेड लाइन के साथ मैप्स जारी कर दिए हैं। वो सारा कुछ जो है वो अमन के लिए, और खुसूसी तौर पर जब ईरान अमेरिका मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसके लिए तो इंतहाई नुकसानदेह है। बल्कि ईरान की तरफ से बड़ा क्लियर मौक़िफ़ अब आ गया है कि लबनान के ऊपर अगर इसी तरह हमले जारी रहे तो कोई अमन मुआहदे की उम्मीद नहीं है। और वो सदर ट्रंप जो हर हालत में अमन मुआहदा करके अमेरिका को इस दलदल से अब निकालना चाहते हैं, वो इंतहाई फ्रस्ट्रेशन और मायूसी का शिकार हो रहे हैं। और उन्होंने बड़ा, मैं समझता हूँ कि ठीक बात कही कि अब इसराइल की हमायत पूरी दुनिया में ख़त्म हो रही है। आपको याद होगा, आपके साथ ही मैंने शुरू में कहा कि वो इसराइल जिसके पास आज से 70 साल पहले या 50 साल पहले होलोकॉस्ट का एक कार्ड था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। और खुसूसी तौर पर पिछले 2 साल जो उसने गजा पे जितनी जुल्म व बर्बरियत की, उसके बाद पूरी यूरोप, वेस्टर्न वर्ल्ड के अवाम जो हैं वो मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, और वो समझते हैं कि नेतन्याहू जो है वो जंगी जराइम के मुजरिम है। यही बात अभी ट्रंप ने भी कही है कि अगर वो अमेरिका उनका साथ ना देता, आपको याद होगा सदर ट्रंप ने जो है वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके नेतन्याहू को जेल जाने से बचाया। उसके बाद फिर सदर ट्रंप ने ही कोशिश की कि किसी भी हालत में जो इसराइल जिस अंदाज में लबनान पे हमले कर रहा है उसको जस्टिफाई किया। अब ये सारा कुछ उनके गले पड़ रहा है, और अमन की जो कोई उम्मीद बनती है पाकिस्तान की कोशिशों से, बाकी ममालिक, मिस्र की, सऊदी अरब की, चाइना की कोशिशों से, वो तमाम जो कोशिशें हैं वो सिर्फ एक मुल्क की वजह से सबूताज हो रही हैं। एक ही स्पॉइलर की हम बात कर रहे हैं, आपको याद है, हम वो स्पॉइलर जो है वो अब खुद अमेरिका के लिए भी वबाले जान बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है, और अगर नेतन्याहू नहीं माने तो सूरत हाल मजीद खराब होगी। ओके, आप कह रहे हैं क्लियर मैसेज है। इन दो चीज़ों को अगर नथी कर लें, अमेरिका काफ़ी अरसे से छुपाता आया जो वो
साइड लेता है इसराइल की, लेकिन इस बार सोर्सेस से भी कोट हो गया, चीज़ें बाहर आ गई, द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग फाइनली। और उसमें ट्रंप साहब ने उनको ना सिर्फ पागल करार दिया, बहुत सारी चीज़ें कहीं, कहा कि जो तुम काम कर रहे हो नेतन्याहू साहब, आप एलिनेट हो जाएंगे मजीद दुनिया में, और ये भी कहा कि मैं तुम्हें जेल जाने से भी बचा रहा हूँ, तुम्हारे खिलाफ जो करप्शन का ट्रायल है उसको भी मैंने रोक रखा है। एक तरफ ये बयान रखिए, दूसरी तरफ ट्रंप ये कहते हैं कि अगले एक हफ्ते में ईरान के साथ मुज़ाकरात हो जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। यानी कि इस बार जो है वो गुस्सा वहां उतार रहे जहां सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, दूसरी तरफ वो बेबसी बेचारगी में आ गया हामिद साहब कि खत्म करो यार, बस एक हफ्ते में मैं खत्म करके मामला करता हूं। सो फाइनली क्या अब ये चीज खत्म होने जा रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला ठीक होने जा रहा है? फैसल बात यह है कि अगर तो नेतन्याहू ने बैरूत पर हमला कर दिया, जो कि वो कह रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में कर देंगे, तो फिर तो 7 दिन में मैं नहीं समझता कि मुआहिदा कोई होगा। हाँ, ये हो सकता है कि सदर ट्रंप जो हैं वो फैसला करें, जो कि शुरू में एक बार बात हुई थी कि वो इसी तरह जंग को छोड़कर और अपने फौजी पीछे से निकाल लें और कहें जी कि ईरान जाने और इसराइल जाने। और मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में जो है वो ईरान फिर भरपूर तरीके से इसराइल पर हमला करने का उसके पास भरपूर जवाब भी होगा। और सदर ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल सूरत हाल जरूर है, लेकिन मैं किसी भी हालत में अमन होता हुआ नहीं देख रहा जब तक नेतन्याहू के हाथ ना रोके जाएं, जब तक नेतन्याहू को, मैं तो अब ये बात कहता हूँ कि जी अब उसको जेल ही जाना चाहिए, अब उसके लिए और कोई जगह नहीं है। जब तक वो जेल में नहीं जाएगा, वज़ारत उज़्मा से नहीं हटेगा, मुस्तकिल अमन जो है वो खित्ते में नामुमकिन है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो एक ऐसा फितना है, वो एक ऐसा शैतान है जिसने पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग के किनारे पर ला खड़ा कर दिया। खुद अमेरिकन जो हैं वो ये समझते हैं कि दुनिया में कभी ऐसे नहीं हुआ कि इतनी बड़ी ताकत एक इतने छोटे से मुल्क के लिए उसके आगे पपेट बन जाए, उसकी प्रॉक्सी बन जाए। खुद अमेरिकन को कितनी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, पेट्रोल प्राइसेस में, इकोनॉमिकल क्राइसिस में, हाउसिंग में, हेल्थ बेनिफिट्स में, तमाम जगह पर अमेरिकन कौम को इसकी कीमत अब चुकानी पड़ रही है। और इस बात का एहसास जो है उसने मैं समझता हूँ कि अमेरिकन के अंदर ये बात वाजे की है कि इसराइल की बेजा हमायत की वजह से, उनके मुजालिम को साथ देने की वजह से अब अमरीकी कौम भी उससे नाला भी है इस और सारी उनसे सूरत पीछे हाल ने हटी। अमेरिका को बहुत बुरी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है, रादर उसकी सुपर पावर की एक जो एक रिस्पेक्ट है उसको भी स्टेक पर डाल दिया है, क्योंकि ईरान के सामने उसे बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। व्हाई आई एम सेइंग इट, हम सब ये बात देख रहे हैं, जेडी वैंस सिर्फ बात कर रहे थे न्यूक्लियर डील की, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बात कर रहे थे न्यूक्लियर डील की, ऑल ऑफ अ सडन दे आर टॉकिंग अबाउट कि यार एक हफ्ते में हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलवा दें किसी तरह से, और सीज फायर की बात कर रहे थे। दिस टाइम देयर इज नो न्यूक्लियर डील इन द टॉक। ये सादिया बिल्कुल ऐसी ही है। देखिए, अगर अब हम बात करें कि ईरान ने क्या टारगेट्स अचीव किए हैं और अमेरिका ने क्या टारगेट्स अचीव किए हैं, तो बड़ा वाज़ेह है कि ईरान ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक ताकत शो किया। ईरान ने मुकम्मल तौर पर अमेरिका और इसराइल की ताकत को शिकस्त दी, उन पर हमले किए, उनके 26 से ज़्यादा जो अड्डे हैं उनको भरपूर तरीके से तबाही के दहाने पहुँचाया। दूसरी जानिब अमेरिका ना रिजीम चेंज कर सका, ना अहमद रजा पहलवी को ला सका, ना न्यूक्लियर पे कुछ हासिल कर सका, बल्कि अब वो अपना हुर्मुज खुलवाने की बात की जा रही है, जो जंग से पहले बिल्कुल नॉर्मल खुली हुई थी। यानी कि अमेरिका जो है वो इंतहाई लूजर और डिफेंसिव पोजीशन पे खड़ा है, और अमेरिका को हर गुजरते दिन के साथ सुख की शर्मिंदगी, और वही जो बात हम करते हैं कि उसकी जो वो वन वर्ल्ड ऑर्डर या सुपर पावर का जो कॉन्सेप्ट था, अब वो पूरी दुनिया के आगे आश्कार हो गया है कि अमेरिका एक ईरान जैसे पाबंदियों में घिरे हुए मुल्क के आगे अगर इस तरह हार गया है, तो बाकी दुनिया में तो उसकी अब कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि अब दुनिया जो है वो चाइना और अमेरिका, रशिया की तरफ देख रही है, और अमेरिका की ताकत का सूरज जो है वो ईरान के हाथों गुरूब होता नजर आ रहा है। क्या बात है। यानी कि बिल्कुल। वो जो हमने देखा था जिस तरह वो बिसात लपेट के अफगानिस्तान से भागे थे, इसी तरीके जी। से यहाँ से भी बिसात लपेट के भागने की कोशिश करें। नाउ माय क्वेश्चन इज कि यहाँ जो अलायंसेस बनाने की कोशिश की गई थी हमारे बिल्कुल। पड़ोस की जानिब से इसराइल के साथ, और उनके अंदर से भी बड़ी आवाज़ें उठी कि अरे भाई हमारे तो ईरान से ज़्यादा ताल्लुकात है, आप किन के साथ जा रहे हैं, वो भी चीज़ सामने आ गई है। कल का बड़ा अहम विजिट था सर यूरोपियन यूनियन की जो हाई रिप्रेजेंटेटिव है फॉरेन अफेयर्स की, काया कालास, और उन्होंने जो बात किया उनको भारत के ही अशोक स्वैन ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि काया कालास ने सीधा कहा है कि पाकिस्तान इज अ मेजर पावर इन द रीजन।
देयर गोज मोदीज पॉलिसी ऑफ एलियनेटिंग पाकिस्तान। मैं चाहूँगा इस पे भी आप कुछ फरमाते जाइए। फैसल बड़ा क्लियर। देखिए, जेडी वैंस से इन्होंने बड़ी कोशिश की जब वो 4 दिन दिल्ली में थे कि वो एक लफ्ज भी पाकिस्तान के खिलाफ बोले। वो एक लफ्ज नहीं बोले। दिल्ली में, इंडिया में होते हुए उन्होंने सहाफियों को मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो बेहतरीन है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के किरदार को पूरी तरह सराहती है, उसी तरह मदाह है। और उसी तरह आपने देखा पीट हेग्सेट से जो बैंकॉक में जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर कोशिश की गई कि उनसे कुछ कहा जाए। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो इस वक्त अमेरिका के साथ दोस्ती और तारीखी तौर पर एक बेहतरीन सतह पर है। वही बात है कि मुकाफात अमल का शिकार है। अपनी बदतरीन जो उसने चालें चली मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ, मोदी और गोदी मीडिया ने मिलकर, वो आज उनके ऊपर ही पड़ रही हैं। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अब आपको नजर आ रहा है कि एक अपना मुकाम आ गया है। और ये मुकाम जो है वो इंशाल्लाह उसको मजीद आगे तक लेके जाएगा। राइट अच्छा हामिद साहब, एक चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप तो कर रहे हैं कि बेरूत में अब मजीद जो है इसराइल की जानिब से हमले नहीं किए जाएंगे, बट एट द सेम टाइम नेतन्याहू साहब कहते हैं कि हाँ जी डोनाल्ड ट्रंप साहब से इस बारे में उनकी बात हुई है। फिर हम देखते हैं कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस बात को डिनाई करते हैं। चंद दो लीडर कहते हैं कि जी सीज़ फायर की तरफ जा रहे हैं। बेरूत में नहीं, पूरे लेबनान में इस वक्त अमन की सूरत हाल बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ईरान के और यूएस के बीच जंग में होने वाले सीज़ फायर पर। व्हाट डू यू थिंक, क्या आने वाले कुछ घंटों में इसराइल हॉल्ट रखेगा या फिर अटैक करने जाएगा बेरूत पर? आप देखिए, अभी तो मोसाद के जो चीफ है उसके ऊपर भी लड़ाई चल पड़ी है इसराइल के अंदर कि नया चीफ कौन होगा। मोसाद के साथ साथ आईडीएफ जिस अंदाज में कार्रवाइयां कर रही है नेतन्याहू के कहने पर वो जंगी जराइम के जमरे में आते हैं। सो अगर इसको मैं समझूं तो मुझे लगता है कि नेतन्याहू को होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर पूरी दुनिया का एक प्रेशर भी है। लेकिन वहीं पर हमने देखा कि अभी तक तारीखी तौर पर नेतन्याहू ने किसी की नहीं सुनी है। और अगर उसने बैरूत पर हमला कर दिया तो सूरत हाल बहुत खराब होगी। खुद लबनान की हुकूमत जो अभी तक एक तरह से न्यूट्रल है और हिजबुल्लाह पर अपना दबाव डाल रही है, वो भी इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो मजीद इसराइल के साथ मुज़ाकरात भी करे। सो मैं ये समझता हूँ कि बैद इम्कान तो नहीं है नेतन्याहू से, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं इसको अब रोकना पड़ेगा नेतन्याहू को। अपना ये जो ऑपरेशन है और ये जो उसने बर्बरियत की हुई है और इसकी वजह से पूरी दुनिया का अमन खतरे में है। नेतन्याहू को अब रोकना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये मजीद रहा तो अमेरिका भी इसका साथ छोड़ेगा और ईरान की तरफ से रिटेलिएशन के लिए भरपूर उसके पास जस्टिफिकेशन भी होगी। ऑल राइट, हामिद खान अल-मशरिकी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। आपके वक्त का बच तो इस वक्त का सबसे अहम सवाल यही है कि जो इतने अरसे से पर्दापोशी करता है अमेरिका अपने पिट्ठू की, क्या अमेरिका इतना नाराज़ हो चुका है कि वो पर्दापोशी हटने वाली है? इस पर तो आगे चल के बात करेंगे। अभी लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं ज़रा इलेक्शन की। इंतखाबी गहमा गहमी है कहाँ पर है? गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर होने जा रहे हैं इलेक्शन 7 जून को। और इस इंतखाबात में जो बराह रास्त 24 नशस्तें तो एक तरफ चुनी जाएंगी, लेकिन एट द सेम टाइम ये डिसाइड भी करेगा कि मुल्क की जो 2 बड़ी पार्टी इस वक्त मौजूद है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वो कितनी ज़्यादा मानी जा रही हैं और तहरीक इंसाफ क्या वाकई ही कुछ इन इंतखाबात से पुल ऑफ कर सकती है या नहीं पुल ऑफ कर सकती? एक जज्बाती वाबस्तगी है गिलगित बल्तिस्तान की पीपल्स पार्टी से, ये तो एक बात है। उसी तरीके से जिस तरह चित्राल वालों की है पीपल्स पार्टी से, भुट्टो साहब को बहुत याद करते हैं, लेकिन क्या बिलावल भुट्टो जरदारी भी उसी तरीके से लोगों को अपनी तरफ रिझा पाएंगे जिस तरह उनकी लेगेसी है पार्टी की? वो तो मौजूद हैं ही शिगर में, स्कर्दू पहुँच रहे हैं बैरिस्टर गौहर भी, और इसके साथ साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी जीबी पहुँच रहे हैं। सवाल यह है कि अवामी तरक्याती वादों को तरजीह देंगे या फिर रिवायती सियासी वाबस्तगियाँ हैं उन्हीं को अवाम जो है फोकस करेंगे। तो इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अफसा कोमल, सीनियर एंकर पर्सन है। हम आपको वेलकम करते हैं। अफसा, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जीबी असम्बली के आम इंतखाबात 7 जून, बस कुछ ही दिन अब रह गए अफसा, तो मौजूदा इंतखाबी जो मंजरनामा है, क्या लग रहा है कौन सी जमात सबसे मजबूत पोजीशन में आपको दिखाई दे रही है?
जी, बहुत शुक्रिया। ये जो दोनों जमातें इस वक्त वहाँ पर कैंपेन कर रही हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, और पीटीआई जो अपोजिशन की जमात है, उनका ये शिकवा है कि उनको उस तरीके से कैंपेन करने की आज़ादी नहीं दी जा रही है। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों यहाँ पर पहले हुकूमत बना चुके हैं, और एक ट्रेंड जो हमें गिलगित में नज़र आता है वो ये है कि जो भी हुकूमत विफाक में सियासी जमात हुकूमत रखती है, उसी को मुंतखब करते हैं गिलगित के अवाम। और उसके पीछे भी एक माइंडसेट इन्वॉल्व्ड है। उनके जब से जो इंतज़ामी स्टेटस है गिलगित का 2009 में तब्दील हुआ, तो उसके बाद से उनकी ये कोशिश होती है कि वफाक में जब हुकूमत में कोई होगा तो वो बाइख्तियार होगा, और जो मुतालबात हैं गिलगित के अवाम के, वो उनको पूरा करने की सलाहियत रखेगा। लेकिन कई बार उनके साथ इंतखाबी जो कैंपेन्स हैं उसमें वादे तो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, लेकिन उस तरीके से सियासी जमातें वहाँ पर डिलीवर नहीं कर सकी। तो जिन लोगों से हमारी बात होती है, जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स वहाँ पर हैं और आवाम से मुखातिब हैं, और एक पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से एक ट्रेंड तो इस हवाले से भी तब्दील है कि अब नई जनरेशन है वोटर्स की, रजिस्टर्ड वोटर्स की, जो नए नौजवान हैं, वो सब ये समझते हैं कि ज़रूरी नहीं कि उसी ट्रेंड को दोबारा फॉलो किया जाए। लेकिन आप देखिए कि जो खिताब हैं, जो जलसों में वादे हैं, वो बड़ा स्पेसिफिकली, जैसा कि उनका एक मुतालबा है कि उनको भी दीगर सूबों की तरह एनएफसी में हिस्सा दिया जाए, उनको भी जो है वो अपना बजट हो जिसके हवाले से उनको इख्तियार हासिल हो, उनके फ़ैसले विफाक से बैठ के ना किए जाएँ। तो बिलावल भुट्टो की तकरीर को भी अगर आप सुने तो उन्हीं तमाम चीज़ों को केटर किया जा रहा है, लेकिन क्या इसके ऊपर वो अमल दरामद भी कर सकेंगे? इतनी हमारी हुकूमतें जो वादे करती हैं उसके ऊपर अमल भी करेंगी? इस पे हमें बड़े अनश्योर नज़र आते हैं गिलगित के अवाम। तो कोई अपसेट भी हो सकता है इन सियासी जमातों के लिए अगर अपोजिशन को भी ये इंतखाब लड़ने में मुकम्मल तौर पर उनको वो स्पेस दी जाए। राइट, लेकिन इसका फ्यूचर क्या होगा? एनएफसी का खुद फ्यूचर क्या होगा? दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ क्वेश्चन। बिलावल भुट्टो साहब, शुगर के जलसे में उम्मीद जाहिर की कि इस बार पीपल्स पार्टी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ना ही कोई नशिस्त चुराई जाएगी। क्या ख्याल है आपका? पीपल्स पार्टी इन इंतखाबात में नून लीग और दीगर जमातों को टफ टाइम दे पाएगी? देखिए, ये इस हवाले से ट्रिकी सिचुएशन है कि पीपल्स पार्टी को भी तभी यहाँ पर वोट मिले थे। हालांकि पीपल्स पार्टी की एक बैकग्राउंड है, 70s में भी जो गिलगित के लिए बड़े प्रोग्राम अनाउंस हुए थे, वो इसका क्रेडिट आज तक जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को दिया जाता है, और उसका तस्करा भी होता है। ख़ुद बेनज़ीर भुट्टो वहाँ पर एक पॉपुलैरिटी रखती थी, और बिलावल भुट्टो भी अपने हमने देखा साबका इंतखाबात में भरपूर कैंपेन्स यहाँ पर करके तो अपनी सपोर्ट बेस को जो है वो उससे एक राब्ते में एक तरीके से ज़रूर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी अब मामला ये है कि जो इस वक्त हुकूमत है, बाइख्तियार हुकूमत, वो मुस्लिम लीग नून की है। तो जो बिलावल साहब को वादे करने पड़ रहे हैं, जो कैंपेन करनी पड़ रही है, वो ज़्यादा ज़ोरों शोर से करनी पड़ रही है। और इसमें ज़रूर इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाएगा कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है वफाक में हुकूमत की, लेकिन इसमें क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ भी जाएंगे तो किस तरीके से लोग देखेंगे, किसको ज़्यादा बाइख्तियार समझेंगे, किस जमात को ज़्यादा अहमियत देंगे, ये हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी गिलगित में एक पॉपुलैरिटी माजी में रख चुकी है, लेकिन इससे पहले जब उनकी गिलगित में हुकूमत थी, उस हद तक जो है वो डिलीवर नहीं कर पाए जो एक्चुअली गिलगित के अवाम के अभी तक के वो वाले मुतालबात हैं जो कि अभी तक पूरे नहीं हो सके। और हम देखते हैं ख़ासकर गंदम के मामले पर जो सब्सिडीज़ जो पहले 70s में एक पैकेज दिया गया था, वो आज तक वही कहते हैं कि उसी तर्ज पर हमें सब्सिडाइज गंदम दी जाए और दीगर मुतालबात पूरे किए जाए। और इसके लिए एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना मुनज़्ज़म हमें जो है वो एहतजाज होता हुआ नज़र नहीं आया था, जो हमें कुछ साल पहले गिलगित में गंदम के हवाले से किया गया, आवाम की तरफ से किया गया था। तो वहाँ के लोग बहुत बाशऊर हैं। हमें देखना होगा कि इन दोनों जमातों में से किसको ज़्यादा अहमियत मिलती है। बिलावल की इंतखाबी मुहिम के बाद आज नून लीग के सदर नवाज शरीफ भी जीबी पहुँच ही रहे हैं, तो आला क़यादत जो है सियासी जमातों की किस हद तक नताइज पे असरअंदाज हो सकती है? जी, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का किसी भी सियासी जो एक्टिविटी है उसमें हिस्सा लेना तो सबके लिए ही एक बड़ी ख़बर होगी, क्योंकि पिछले तो काफ़ी अरसे से ऐसा लग रहा था कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं और किसी भी किस्म की नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में उनका कोई भी किरदार, उनका कोई बयान, उनकी कोई इंटरव्यू और गुफ्तगू सामने नहीं आ रही थी। तो गिलगित में जाकर अवाम को वो क्या वादे करेंगे और कितनी उसकी रेलेवेंस होगी, ये हमें देखना होगा जब उनका जलसा होगा। लेकिन ये इट्सेल्फ ज़रूर ज़ाहिर
करता है कि पाकिस्तान की जो मरकज़ी सियासी जमातें हैं उनकी नज़र में गिलगित की इम्पोर्टेंस है। गिलगित का जो इंतखाब है उसका के हवाले से ये बात हमें मद्देनज़र रखनी होती है कि उनको सेनेट या पार्लियामान के अंदर तो जो है वो नशिस्तें नहीं मिलती हैं, ये गिलगित की हद तक ही इंतखाब होता है, लेकिन फिर भी सियासी जमातों का वहाँ पर एक इंटरेस्ट ज़ाहिर करना और नवाज़ शरीफ को किस तरीके से, अगैन जो हम पहले बात कर रहे थे, अवाम रिएक्ट करेंगे क्योंकि उनकी जमात की हुकूमत है इस वक्त मरकज़ में, तो कितनी अहमियत मिलती है और उनका बजाते खुद जहाँ वहाँ पर जाकर कैंपेन करना, इसको ये हमें ज़रूर देखना होगा जलसे में उनकी तकरीर और उसमें आने वाले कितनी बड़ी तादाद में कारकुन होते हैं उसको भी देखकर। राइट। अब सर, गिलगित बल्तिस्तान हैज़ बिन थ्रू सिचुएशंस, आपको क्या लगता है लोगों की डिमांड भी इस दफ़ा मुख्तलिफ नज़र आती है, क्या ये टेम्परेचर सेट करेगा इस दफ़ा के इंतखाबात की सियासी माहौल में, क्या नुमाया फ़र्क आप महसूस करेंगे? जी, ऐसा नज़र आता है पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर वहाँ पर हुकूमत बना सकते हैं। ये इट्सेल्फ एक नई बात होगी गिलगित के की सियासत को लेकर, लेकिन क्योंकि जिस तरह हमने पहले ज़िक्र किया कि दोनों सियासी जमातें इत्तेहाद में हैं और इससे ऐसा ही नज़र आता है कि दोनों, और क्योंकि फिर ख़ास तौर पे कैंपेन्स का भी जो नौयत है वो हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ अपोजिशन के पास स्पेस बहुत कम है, वहीं पर इन हुकूमती इत्तेहादी जमातों के पास स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो इसके ज़रिए अगर कुछ दोनों मिलकर पोजीशन, हाँ अलबत्ता एक और चीज़ ज़रूर मैं मेंशन करना चाहूँगी, जिन सहाफ़ियों से हमारी बात हुई जो यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं, वो ये बताते हैं कि अवाम की इस इंतखाबी अमल को लेकर कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। इन दोनों जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो अभी तक जलसे अपने कारकुनों की हद तक तो लोग ज़रूर आए हैं, लेकिन उसके अलावा अवामी गहमा गहमी अभी तक तो कुछ एक हद से ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है इस इंतखाबी प्रोसेस को लेकर। ठीक है, अब से आपकी आखिरी बात वरीसम ज़रूर है, लेकिन इस पे आगे चल के मज़ीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अफसा कबूल मौजूद थी। इसी हवाले से हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज़ चल रही है उस पर तो हम बात करेंगे ही। पहला मैच हमने जीत लिया है, दूसरा तीसरा जीत के भी हम अचीव क्या करेंगे, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। इसके साथ साथ माइक हैसन साहब उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की है। एंड देन अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक इज़ कि वो जो एक लिस्ट आई है पिछली सदी के 21वीं सदी के 25 ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स की, उसमें कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने ऐसा क्या किया है जो हम इस लिस्ट में आए। वेल आई डाउट कि That's not entirely true. आई I don't लिटरली want to डाउट believe कि that even. Yeah. अगर उसमें राहुल द्राविड है तो इंजमाम क्यों नहीं है, यूनुस खान क्यों नहीं है। खैर, और इसके साथ साथ केविन पीटरसन ने फिर जो जिस लिस्ट में उन्हें डाला गया है उस लिस्ट का उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि भाई बहुत शुक्रिया मुझे इस लिस्ट में डालने के लिए। अब आपको पता चल गया होगा कि किसने वो लिस्ट बनाई है, लेकिन उस लिस्ट में फिर उन्होंने कहा कि आई वुड हैव लव्ड कि अगर मेरे ऊपर लारा को रखा जाता यहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा होता। तो इस सब पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवेज़ क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अवेज़ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इस सब पे करते हैं बात। पहले ज़रा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को निपटा लें। पहला मैच हमने जीत लिया, मुबारक हो। दूसरे मैच के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और अगर हमें 3-0 मार भी देते हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं बी सी टीम को मार के हम क्या अचीव करेंगे? सबसे पहले तो आप दोनों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। अगर पाकिस्तान टीम की बात करें, क्योंकि पहले जो वनडे मैच हुआ था उसमें मैं स्टेडियम में ही मौजूद था और ये बहुत ज़्यादा बहस अपना, आपको पता आम एक आवाम के अंदर भी लगी हुई थी कि जो अपना सी टीम यहाँ पर खेलने ऑस्ट्रेलिया की आई हुई है तो इसको क्या फ़र्क पड़ जाएगा पाकिस्तान टीम को। लेकिन ये आपका बेस्ट चांस है कि आप वो, जैसे आपने भी कहा कि आप इनको 3-0 की शिकस्त दें, क्योंकि आपने इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए आपने कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना है। मुझे अच्छा लगा कि आप इस वक्त 2 प्लेयर्स को, गाजी गोरी की अगर बात करें, आपको पता है गाजी गोरी पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, तनकीद भी हो रही थी, क्योंकि हसीबुल्लाह की बात करें, रिजवान बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ रहे, उनको रिप्लेस उसने किया था। लिस्ट कैरियर उसका उठा के देखें, 4 डे का, उसको बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक के अंदर, लेकिन वनडे ट्रैक के अंदर ऐसा जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब वो खेलने आया था, क्योंकि एक तो था स्पिनिंग्स, आपको पता है ट्रैक था, स्लो ट्रैक था, वहां पर आपको पार्टनरशिप चाहिए थी, और उसने जो पार्टनरशिप बाबर के साथ बनाई थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर वहां पर विकेट जाती, बाबर को आपको पता है 4 के करीब चांसेस भी मिले थे। उनके साथ उस दिन किस्मत बड़ा साथ दे रही थी, तो अगर वो पार्टनरशिप ना बनती तो शायद पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार होता। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, अरफात मिन्हाज पे भी आना चाहूंगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, कैसे आप दोनों इस चीज से एग्री करेंगे कि
आप तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए जो कि सीना कंडीशंस में है। साउथ अफ्रीका की बात करें, पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के अंदर जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक कह सकते हैं न्यूट्रल ही है, कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, कोई इतना ज्यादा बुरा नहीं है कि आपने परफॉर्म भी किया नहीं भी परफॉर्म किया। लेकिन आप स्टेटमेंट आगे प्लान क्या करना चाह रहे हैं? क्या आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे जा रहे हो या शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे जा रहे हो? शॉर्ट टर्म इसलिए मैं कह रहा हूँ कि होता है कि बस ठीक है, सीरीज में रिजल्ट निकला, आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। पिंडी की विकेट को बिल्कुल टर्नर ट्रैक बनाया गया था। उस दिन भी आप अगर मैच देखें तो वो टर्नर ट्रैक था, स्पिनर्स को डोमिनेट कर रहे थे। आपके पेसर्स ने दो, जो आपके प्रीमियम जिनको आप फास्ट बॉलर्स कहते हैं, उन्होंने सिर्फ 2 विकेट्स उस पे हासिल की थी। डेथ आखिरी ओवर, आखिरी जो 2 विकेट्स थी, उसके अलावा कोई ऐसा सपोर्ट नहीं थी। हम ज्यादती कर रहे हैं। हम वो नेशन है जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता था स्पीड पेस बैटरी को अरे प्रोड्यूस ओवेश करने के भाई, लिए। आप कह रहे हैं आप जो ये कर रहे हैं कि 3-4 हम ये सीरीज, पिचेस बना के ज्यादती कर रहे हैं। माइक हैसन का तो कुछ और कहना है, और आपने सेना कंट्रीज और हमने वर्ल्ड कप की बात की है। हम सुन लेते हैं माइक हैसन साहब ने कल क्या गुफ्तगू की है एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं, फिर इस पर बात करते हैं। प्लीज जल्दी से सुनाइए। तो अवैस भाई, आपने खुद भी सुन लिया, ये वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जो माइक हैसन की गुफ्तगू है, बिसाइड्स ही सेज कि हमारा थिंक टैंक जो है वो सोच रहा है, वी आर ऑलरेडी प्लानिंग। डू यू थिंक ये वर्ल्ड कप की प्लानिंग है? एंड एक चीज़ इससे पहले जो आप पेसर्स वाली बात कर रहे थे, हमारे पास पेसर्स जो हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने हमें कैसा परफॉर्म करके दिया है। सो instead of relying on them, we need to add up into our batch so that we have better performances in the World Cup. देखिए माइक एसन की बात करें, उनको तो पहले ये सोचना है कि मैं इस 3 मैच सीरीज के बाद रहूंगा नहीं रहूंगा। अच्छा, उन्होंने पेंडोरा बॉक्स आपको पता है पीछे खोला 2-3 दिन पहले ये आप प्लेयर्स के अंदर की बारे में कि खबर वो दे रहे हैं क्या सुनते कोई? फिटनेस पे काम नहीं कर रहे। मुझे तो ये परेशानी है, पता नहीं वो रहते नहीं रहते। इसके बाद वो फिर इस वक्त ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है उनके साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं चाहे आपके यंग प्लेयर्स हैं, उनके जहन में बहुत से शक व शुबा पैदा होता है। और बात भी की होगी उन्होंने डेफिनेटली कोच से कि आप किसको पॉइंट आउट कर रहे थे इस चीज के ऊपर। जितने अरसे, इसका मतलब आपने जो उसने पेंडोरा बॉक्स खोला है माइक हैसन ने, तो इसका मतलब कि आप फिर एक डरे हुए कोच रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए। सबसे पहले तो स्क्रूटनी आपकी होनी चाहिए थी वर्ल्ड कप के बाद। वो तो पीएसएल बीच में आ गया कि एक मैच विनर प्लेयर आपका फखर जमान, पूरे टूर्नामेंट में आप उसको बाहर बैठा के रखते हो, आखिरी मैच में खिलाते हो, उसमें परफॉर्म कर जाता है। सेम विद नसीम शाह। तो ये सारे के सारे तो अंडर अपना स्क्रूटनी तो बंदे आने चाहिए। लेकिन माइक हैसन की फिर मैं क्या बात करूं, आपको पता है इस वक्त उनके जो मामला चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम की इसलिए मैं कहता हूं कि जिस वक्त आप एक पेस बैटरी की आप बात करते हैं, खास करके जब आपने उन कंडीशंस के लिए तैयारी करनी है। नो यहाँ पर समर है, इतना आसान नहीं होता कि आप उस विकेट को एटमोस्फेयर को चेंज करके उसी तर्ज पे लेके आए साउथ अफ्रीका। लेकिन लगभग करीब करीब आप कुछ कर सकते हैं। फायदा सिर्फ उस चीज का ये होता है कि आपके जो स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, स्पेसिफिकली चाहे आपके बैट्समैन है, उन मुश्किल कंडीशंस के अंदर जाके उनको समझ आती है, अपने आप को जज करते हैं कि हमने यहाँ पर विकेट्स कैसे लेनी है, परफॉर्म कैसे करना है। अरफात मिन्हास की फॉर एग्जांपल अब बात करता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा डिबेट आपको पता है इस वक्त चल रही है कि शादाब खान वर्सेस अरफात मिन्हास। फॉर मी शादाब, मैं फिर कहता हूँ, इट्स वो 2023 के बाद वनडे में आए, डायरेक्टली आए, उन्होंने कोई लिस्ट है, वनडे टीम में नहीं खेला, वनडे उनका है नहीं है, उनको आप वनडे सीरीज में लेके आते हो, परफॉर्म नहीं करते, सारी चीजें हैं। लेकिन आपको बड़ा क्लियर पाथवे रखना पड़ेगा। ये जो यंगस्टर्स की आप बात करें ना, पेस बैटरी, चाहे अली रजा हो जाए, चाहे आपके पास हुनैन इस वक्त मौजूद है, एक मूसा आपके पास होते थे, वो प्रैक्टिस मैच भी खेला लड़का। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो आपके जेहन में होंगे, अरफात मिन्हास हो गए, समीर मिन्हास हो गए लड़के। इनको आपने क्या T20 और वनडे के लिए मुख्तस करना है, या आपने इनको वनडे टेस्ट टीम के लिए मुख्तस करना है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्लियर मैसेज हो कि यार आपको इसी के लिए हमने पूरी जिंदगी लेके साथ चलना है, या आगे जाके आपकी परफॉर्मेंस देख के 3-4-5 साल के बाद हम देखेंगे कि टेस्ट क्रिकेट आपको खिलाई जाए नहीं खिलाई जाए। मसला ये है कि लड़का परफॉर्म T20 वनडे में करता है, हम उठा के उसको टेस्ट क्रिकेट कैप भी दे देते हैं, जो कि उसके लिए वो एक तो अगेंस्ट अपना जाके उसकी बॉडी लैंग्वेज के लिए अगेंस्ट जाके फॉर्मेट होता है। शादाब खान, मैं खुद आज फील करता हूँ कि फॉर द वनडे क्रिकेट वो फिट नहीं हो रहे। उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है विद द बॉल, क्योंकि मैं उनको ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर लेता हूँ, ऐसा बैटिंग ऑलराउंडर नहीं कंसिडर करता। आपका मेन फैक्टर बॉलिंग है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। अरफात मिन्हास ने जो उस दिन 5 खिलाड़ी आउट भी किए हैं, जो उसको फिंगर स्पिन की आप बात करें, या वो फ्लाइट बड़ा जबरदस्त कर रहा था बॉल को, वो अवैस टफ भाई, टाइम देगा शादाब मैं तो खान शादाब को। को T20 के लिए भी नहीं, व्हाट ही डिड इन द वर्ल्ड कप नहीं कंसिडर करती, बट आपका बड़ापन है कि आप सिर्फ वनडे के लिए उन्हें नहीं कंसिडर करना चाहते। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। वील टॉक अबाउट दिस। आज टाइम की कमी है, सो वील टेक अ लिटिल ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। आप
देख रहे हैं दुनिया बोल है, आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। कराची में पानी का बहरान एक दफ़ा फिर से संगीन हो गया है। ईद से पहले से ये बहरान जारी है और अब मज़ीद हम देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि कुछ और हफ्तों के लिए पानी का सप्लाई नहीं होगा। शहर में टैंकर माफिया का राज एक जानिब है और फिर महंगे दामों लोगों को पानी खरीदना पड़ता है, और ऐसे में जब पानी ऑलरेडी महंगा है, शॉर्ट हो जाता है, तो इन टैंकर्स की प्राइसेस डबल नहीं ट्रिपल हो जाती हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कफील अहमद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त रियलिटी चेक क्या है। बातें दावे तो बहुत सारे किए गए थे कि हर घर में पानी आएगा। कफील, ओवर टू यू, क्या सिचुएशन है? देखिए, कराची में हमेशा गर्मी के साथ साथ जो पानी का बहरान होता है वो इतना सर उठाता है कि लोग मुश्किल से दो चार हो जाते हैं, और यही हाल इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों का है कि जहाँ पानी ना होने की वजह से दो चार हैं। इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये है सोल्जर बाज़ार नंबर 1 का एरिया। ख़वातीन जितने भी यहाँ बच्चे मौजूद हैं, इनके घरों में पानी नहीं है, और कब से नहीं, ये खातून मेरे साथ है, कब से आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा है? कितना इशू है पानी का? पानी का तो बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा। मतलब आता कम है, वो जाता ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, बस मतलब बहुत कम आता है हमारे यहाँ, और कभी कभी तो 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन गैप ऐसा आ जाता है कि बहुत परेशानी। वाटर कॉरपोरेशन का कहना ये है कि पानी की बहाली जो है उसको जो है वो शुरू कर दिया गया, लेकिन चूँकि पंपिंग स्टेशंस को जो है वो मुकम्मल पानी फराहमी में खासा तकरीबन कोई 24 घंटे दरकार होते हैं, तो इस वक्त ये तमाम सूरत हाल। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि लांडी, मलीर, शाह फैसल, बल्दिया साइट, औरंगी, मेट्रोविल, लियाकताबाद, जमशेद क्वार्टर, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पानी जो है वो मुतासर इलाके हैं। और अगर हम बात कर लें इसके अलावा जो दीगर जो K4 का मनसूबा था, जो कि सिंध गवर्नमेंट का था, उसको अब तक ताहाल मुकम्मल नहीं किया गया है। यही वजूहत है कि अगर वो कई साल पहले मुकम्मल हो जाए तो कराची वालों के आज जो पानी के लिए आड़ आंसू रोना पड़ता है, उनको ना ये सब कुछ जो है वो फेस करना पड़ता है। लेकिन इस गर्मी की मौसम के अंदर जो है वो ये बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, और ये हर दूसरे रोज़ का जो है वो प्रॉब्लम है वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से कि शहर के अंदर पानी की जो है वो कमी का सामना करना पड़ता है। जी कफील, आप हमें अपडेट कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि पानी नहीं है, टैंकरों में पानी है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, बोतलों में पानी भर के, वहाँ पानी है, ड्रम में पानी है तो पानी फिर क्यों नहीं आ रहा है? लोगों का तो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वक्त ये है, क्योंकि तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं, यही वो सवाल मैं उनके पास लेके चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और हमेशा हमें अहम मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहती हैं, उसके लिए आपका अगेन शुक्रिया। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जब इन टैंकर्स में पानी आ रहा है तो हमारी लाइनों में क्यों नहीं? कल हमारे प्रोग्राम में अरशद वोरा साहब मौजूद थे, वो खुशखबरी देकर गए कि साल के एंड तक 26 करोड़ गैलन पानी जो है वो ऐड हो जाएगा हमारी, यानी MQM और विफाक की कोशिशों से। उसमें उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, उन्होंने आप पे डाला कि आपने तो ऑगमेंटेशन करनी है, तो वो हो ना हो उसका हमें नहीं पता, पानी आ जाएगा K4 के ज़रिए। मैं चाहूँगा इन दोनों चीज़ों पर आप गुफ्तगू पहले फरमाइए। थैंक यू वेरी मच आप दोनों को, आपके व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। Morning. अच्छा, देखें, पहली बात ये कि कराची में जो पानी की रिक्वायरमेंट है, वो इस वक्त जो पानी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो तकरीबन आधे से भी कम है। ठीक है, मतलब जो कराची की अगर 100 रिक्वायरमेंट है तो हम कराची को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं 50% उसका। अच्छा, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं ये कहूँ कि कराची में वाटर क्राइसिस नहीं है। कराची में बिल्कुल वाटर क्राइसिस है। अच्छा, जो ये ईद से पहले से क्राइसिस क्रिएट हुआ, तो इसकी क्रिएशन ऐसे है कि जो कराची को पानी सप्लाई करने वाले मेन सोर्सेज हैं, एक डमलोटी से पानी आता है और दूसरा हब केनाल के पास से नॉर्थ ईस्ट से जो पानी आता है, वहाँ मेजर ब्रेकडाउन हुए। एक महीने में 4 मेजर ब्रेकडाउन हुए, जिसमें 14 घंटे वहाँ की लाइट बंद रही, जबकि वो इलेक्ट्रिक के साथ जो मुआहदा है सिंध हुकूमत का, वहाँ पर जो है वो बिजली बंद नहीं होगी, वो उन इलाकों को इस्तिस्ना करार दिया गया है। लेकिन अब वो कहते हैं कि जी केबल का फॉल्ट आ गया, टेक्निकल रीजंस आ गई, मतलब जो भी वजूहात है, लेकिन 4 मेजर ब्रेकडाउन हुए। जाहिर सी बात है, जब मेजर ब्रेकडाउन होते हैं 18-19 घंटे के लिए मशीनें बंद हो गई, तो जाहिर सी बात है कि जो शहर को पानी की सप्लाई थी वो खत्म हो गई और लोगों को मुश्किल। अच्छा सादी साहिबा, आई जस्ट हैव टू ऐड, आप अपने जवाब के साथ कंटिन्यू कीजिएगा।
ये टैंकर वाले तवातुर से पानी भरते रहते हैं, महंगे दामों बेचते रहते हैं। इनको पानी कैसे मिलता है जब लोगों के पास पानी नहीं आ रहा होता और फिर महंगा भी बेच रहे होते हैं? लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ये एक काइंड ऑफ कोई टेक्निक है महंगा टैंकर बेचने का, कि लाइन में तो पहले ही पानी नहीं आ रहा, इस तरह से कर दो तो और महंगा टैंकर बिकेगा। अच्छा, अब आप जो बात कर रही हैं कि पानी, देखिए कराची का सबसे बड़ा जो हाइड्रेंट है वो सखी हसन, पिछले महीने वो 10 दिन बंद रहा क्योंकि पानी नहीं था, पानी की सप्लाई उसको भी नहीं थी। अच्छा, तो जो लोग ये कहते हैं, शिकायत करते हैं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक है, मेरे घर पानी नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं तो कराची के उस इलाके में रहती हूँ कि जहाँ पानी आता ही नहीं है। DHA हाउसिंग सोसाइटी जो वहाँ तो पानी आता ही नहीं, आपको पता है, लोगों के बड़े बड़े बंगले हैं लेकिन पानी नहीं आता हमारे पास। अच्छा, तो कराची में जो आप बात कर रही हैं, हाइड्रेंट्स को भी पानी की सप्लाई इन दिनों कम है। अच्छा, आप कहते हैं कि जी पानी के लिए हम कर रहे हैं, सिंध हुकूमत, देखिए मुर्तुजा वहाब साहब ने उनको इस बात का एहसास है कि कराची में पानी कम है, हमें पानी के सोर्सेज बढ़ाने होंगे ताकि लोगों को घर तक पानी पहुंचे। हब किनाल नहीं बनाई गई, फेडरल गवर्नमेंट को खत लिखा गया है कि बलूचिस्तान हब डैम से जो कराची की पानी की कैपेसिटी है वो 100 MGD हमें मिलता है, उसको 200 MGD कर दें। K4 की जो फेडरल गवर्नमेंट से वो कह रहे हैं ना, जो मैं क्या कहूँ, MQM की, उसको अभी बजट आने दीजिएगा, मैं देखती हूँ बजट में कितने K4 के मंसूबे के लिए पैसे रखे जाते हैं। जितने वो पैसे रख रहे हैं ना, पिछले साल भी आपको याद होगा हमने बहुत शोर मचाया था, बजट स्पीचेस में शोर हुआ था, नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में, कि इतना कम पैसा रखा गया था K4 के लिए कि अगर जितने वो पैसे पिछले साल रखे गए थे और उतने, तो 20 साल लगेंगे वो मंसूबा कराची तक पानी लेके आएगा। और जो वो बात कर रहे हैं कि ऑक्यूमेंटेशन का काम जारी है, जो गुलशन इकबाल के अतराफ है, क्योंकि वहाँ जो वो मेन लाइन है K4 के लिए जिससे पानी गुजरेगा, जो रेड लाइन के रास्ते में आ रही है, उसका काम मुकम्मल हो गया है। जो जाके जो COD पे वो लाइन को ज्वाइन करना है, तो जो लेफ्ट राइट वाला गुलशन और गुलिस्तान जौहर का इलाका है, वहाँ ऑक्यूमेंटेशन का काम शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, देखिए कराची में बिजली की क्राइसिस आई, जाहिर सी बात है कराची में पुरानी वाटर लाइंस हैं, जब बिजली का ब्रेकडाउन होता है तो वो लाइंस डैमेज होती हैं, लाइन रिपेयरिंग होती है। फिर मतलब मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ कि कराची की पानी की 50 साल 60 प्रॉब्लम है साल सादिया साहिबा, तो प्रॉब्लम मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि कराची वालों को पानी मिलता ही नहीं है ज़्यादातर, तो जब ये कोई भी पंपिंग स्टेशन परफॉर्मेंस बंद करता है उसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ जाती है। आई एम सेइंग दैट, आपने बिल्कुल क्लियरली बोला कि पानी की सप्लाई है ही कम ना, लेकिन मसला ये पानी की सप्लाई कम होने के बाद मेरे घर पे लाइन मौजूद है, उसमें पानी नहीं आ रहा, लेकिन टैंकर से मुझे मिल जाता है। सो पॉइंट इज, ये पानी मेरी लाइन में क्यों नहीं आ पाता जब ये टैंकर से मुझे मिल पाता है? नहीं, देखिए वैसे भी कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब कायम हुई है, पिछले अदवार से हम तो टैंकर्स को शट डाउन करते जा रहे हैं। और आपको पता है ना कि ये जो ऑक्यूमेंटेशन का काम है, ये वर्ल्ड बैंक के तवस्सुस से शहर में हो रहा है, और इस मुआहदे की एक शिक है कि हमें डोर स्टेप पे पानी देना है, इसीलिए ऑक्यूमेंटेशन की जा रही, वरना तो K4 बना दिया जाता और पानी आ जाता, और फिर उसके बाद फिर भी मेरे और आपके घरों में पानी नहीं आता। ऑक्यूमेंटेशन का काम जो वर्ल्ड बैंक के साथ हमने मुआहदा किया, वो उसमें ये शर्त है कि एट डोर स्टेप, और ये जो टैंकर सप्लाईज हैं ये ख़त्म हो जाएंगी शहर में। लेकिन मैं आपको फिर भी ये बात कह रही हूँ कि K4 का मंसूबा मुकम्मल भी हो जाएगा, जो कराची की वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। फिर भी जो वो पानी ऐड होगा, जो 50% शॉर्टेज है, लीकेजेस की वजह से शॉर्टेज है, सप्लाई की वजह से शॉर्टेजेस है, जो भी वजूहत है, उसमें वो 20% ही सिर्फ कराची को पानी ऐड करेगा। बट यू डू प्रॉमिस के वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड हो जाएगा। जी बिल्कुल, उस पे And काम when हो is रहा that है। going to happen, ma'am?
देखिए वो 2017 वो 2 साल का मंसूबा है। जाहिर सी बात है कराची बहुत बड़ा शहर है। वो 2027 में हमें मुकम्मल करना है, क्योंकि एक तो वो इंटरनेशनल फंडिंग के तहत हो रहा है। वो वर्ल्ड बैंक और वाटर कॉरपोरेशन के दरमियान मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे के तहत वो काम हो रहा है। तो जो उसकी डेडलाइन है उस पे वो काम मुकम्मल करना होगा, वरना वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल जो हमारा कमिटमेंट है वो हमें पूरा करना है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने गुस्सा भी किया है। 2015-16 का कायम अली शाह का बयान कि अगले 2 साल में हो जाएगा, और उसके बाद से लेके आज तक तो K4 ने बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया सादिया साहिबा। लेकिन चलें, आपने ये तो बात की कि ठीक भी हो जाएगा, बन भी जाएगा। उसके बावजूद अगर आप ये कह रही हैं कि 20% ही शॉर्टेज को हम कवर कर पाएंगे, तो फिर से वही रोना गाना शुरू हो जाएगा, हम तो फिर वहीं आकर बैठे हैं। तो एज ए पॉलिसी मेकर हमारा क्या प्लान है कराची के लिए? जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है, जिस हिसाब से आबादी एक्सपेंड हुई है, ये वो शहर नहीं जो एक ही तरह से एक्सपेंड हुआ है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हर तरह से एक्सपेंड हुआ है, हाई राइसिस भी हैं, और हम तो मतलब के काठौर से भी आगे निकल जाएगा कराची कुछ दिनों में। इसके लिए हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान है K4 से आगे की हमें ज़रूरत है वैसे? जी, बिल्कुल, हमें कराची के लिए देखिए जो कराची का वाटर प्लान है ना, वो सिर्फ़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकती, क्योंकि आपको पता है वाटर इज़ फेडरल इश्यू। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो बात हम करते हैं ना कि पाकिस्तान में ओवरऑल पानी की कमी है। सिर्फ़ कराची शहर की बात नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान में पानी की कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए देखिए बहुत आसान होता है कि हम कहते हैं कि जी डीसैलिनेशन प्लांट्स लगा दें, कराची समंदर के किनारे आबाद है। लेकिन कराची मेरा नहीं ख्याल है कि कराची केएमसी की उतनी आमदनी है जो डीसैलिनेशन प्लांट अफोर्ड कर सके। लेकिन उस पे भी हम ट्रिपल प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ट्रिपल पी मोड के ज़रिए चाइना का जो उन्होंने अभी हालिया दौरा किया है, उसमें उन्होंने बात की है कि हम कराची के लिए डीसैलिनेशन प्लांट की तरफ जाएँ। कराची के जो सीवरेज का पानी है उसको ट्रीट करके जो फैक्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है उसको उससे पूरा किया जाए, ताकि लोगों को पीने का पानी हम कराची में मैसर कर सकें। और जाहिर सी बात है कराची में ग्राउंड वाटर है नहीं, कराची में ग्राउंड वाटर है नहीं, जैसे दूसरे सूबों में या दूसरे शहरों में अवेलेबिलिटी हो जाती है। मैंने तो कभी नहीं सुना था, पिछली गर्मी में आप लोगों को भी याद होगा कि इस्लामाबाद से भी ह्यू एंड क्राई थी कि इस्लामाबाद के जो रहने वाले हैं उनको पानी नहीं मिल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में ओवरऑल पानी की कमी है। बारिश उस तरह है नहीं, बारिश उस तरह है But नहीं that ताकि also, हम Sadia Saiba, comes true in the wider horizon to all the leaders कि हमने पिछले 50 सालों में क्या प्लानिंग की थी कि जब हमें पानी का शॉर्टेज होगा तो हम किस तरह से उसको डील कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया मैम फॉर योर टाइम एंड फॉर योर पेश, हमारे सवालों का जवाब दिया। वेल वी हैव टू गो टू ब्रेक, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लेजेंड मज़ाहिया अदाकार रफ़ी खाफर, और जिनको हम नाम से जानते हैं नन्ना, उनकी मूवीज़ हमने देखी हैं, उनकी मूवीज़ को हमने एंजॉय किया है। आज उनकी 40वीं बरसी मनाई जा रही है। उनका एक अपना मुनफरिद अंदाज़ था अदाकारी का, बड़े मासूम अंदाज से और बड़े बेसाख्ता से उनके मजाक होते थे, और उनका मजाक किसी को हर्ट नहीं करता था बल्कि बहुत सारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर देता था। फिल्म नौकर से उन्होंने पजीराई हासिल की। उसके बाद सब उनकी कमाल अहमद रिजवी साहब के साथ जो शौरा आफाक पेयर है उसको तो जानते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत कम लोगों को पता है कि अली एजाज साहब जो हैं उनके साथ रफ़ी खावर यानी अलमारूफ नन्ना का बेहतरीन पेयर सबसे पहले बना। उसके बाद अलिफ नून उन्होंने किया, जो कि इंग्लिश कॉमेडी कार्टून और सीरीज लॉरल एंड हार्डी पे बेस्ड था। बट व्हाट एन एब्सोल्यूट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस। 3 निगार अवार्ड्स अपने उन्होंने नाम किए हैं। आज भी रफ़ी खावर साहब हमारी यादों में उसी तरह ताज़ा हैं। उनकी शानदार कमाल परफॉर्मेंसेस की कुछ झलकियां आप देखिए, और उसके बाद यहीं से हम आपसे ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगैन। हम सब इस वक्त जंग की वजह से जितनी हमारी जेबों पर असर पड़ा है उससे वैसे ही बहुत परेशान है। पेट्रोल प्राइसेस ऑब्वियसली अनप्रेडिक्टेबल हैं, और जैसे ही लोगों को ये पता चलता है कि विफाकी बजट आने वाला है, लोग मेरे ख्याल में मज़ीद परेशान हो जाते हैं कि क्या महंगाई इस दफ़ा और बढ़ जाएगी, मज़ीद टैक्सेस आ जाएंगे, क्या गरीब को कोई
इस दफ़ा रिलीफ मिलने जा रहा है या नहीं। और दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि ताजिर भी अपना रोना रो रहे होते हैं, बिजनेसमैन भी अपना रोना रो रहे होते हैं। एंड एट द सेम टाइम जब हम टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पिछले जो अहदाफ थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। दैट रियली ब्रिंग्स अस कि अब अगले साल क्या प्लानिंग रखती है हुकूमत। एक तरफ IMF की शराइत है, दूसरी जानिब हुकूमत के लिए मुआशी इस्तेहकाम और अवामी तवक्कुआत का चैलेंज है। GST जनरल सेल्स टैक्स में कहा जा रहा है कि शायद 19% तक इजाफा है मुमकिन। 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस। क्या तनख्वाहदार तबके के लिए कोई रिलीफ है वगैरह भी है या नहीं? तो ये सारी तजावीज़ जो हैं ज़ेर बहस तो हैं। कल मीटिंग भी हुई जिसके बाद ये चीज़ सामने आई है कि महंगाई 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है और आगे आने वाले दिन भी कोई इतने ग्लूमी नज़र नहीं आ रहे। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या होने जा रहा है, इसी पे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर मुमलिकत और माहिर मुशात अशफाक तुरा साहब। अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा जी, बजट तो अब मेरे ख्याल से तैयार वगैरह हो चुका होगा, उस पेश करने की वो है। एक दिन पहले वो फाइनेंस बिल आएगा और उसके बाद फिर आगे के मामलात होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस बजट का? मैं इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ जो जंग है और ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या चैलेंज है? IMF की शराइत है या फिर अवाम ज़्यादा ही तवक्कुआत लगा रहे हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बजट की सेंक्टिटी तो मेरा ख्याल है पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब उसमें थोड़ी सी कमी वाकई हो गई है। पहले आप देखते थे कि जी बजट का जो मीज़ानिया आता था उसकी बड़ी सेंक्टिटी होती थी और उस हिसाब से जाता था और उसी हिसाब से पूरा उसको साल परखा जाता था। अब आप देखें कि बजट में हम रेवेन्यू साइड पे लेते हैं, जैसे अभी हमने FBR का टारगेट 14,000 प्लस अरब का लिया था और अब 13,000 अरब का भी हमारा अंदाजा है नहीं हो सकेगा। और उसमें भी अगर आप देखें एडवांसेज हैं, सेल्स टैक्स के रिफंड्स बाकी हैं, रोके गए हैं, कुछ रिफंड डिटरमाइन नहीं किए गए, तो 13,000 भी नहीं, मेरे ख्याल से 11,500-12,000 अरब होता है। तो उसकी सेंक्टिटी अब क्या रही? जब आप रेवेन्यू ना कमा सकें तो एक्सपेंडिचर साइड पे क्या होगी? दूसरी तरफ इन मीज़ानियों में जो सबसे बड़ा मसला है हमारा, जो एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा है, जो हमारी डेट सर्विसिंग के एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा हैं और वो इस वजह से हैं कि हमारा IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हमारा इंटरेस्ट रेट हाई है। इसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो कम हो गई है और उसकी वजह से, उसकी ग्रोथ कम होने की वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है। तो अवाम की तवक्कुआ तो ये होती है ना, उनको नौकरी मिले, चीज़ों को सस्ता किया जाए, उनकी कुव्वत ख़रीद में हो। वो तो कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। आप देखें, आपने देखा होगा 11.9 के करीब, 11.7 के करीब अभी इन्फ्लेशन आया है आपका, तो ईयर ऑन ईयर, और आपका ईयरली आपका जो इस वक्त एवरेज आया है 6.62 आया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को हमें अपने ज़मीनी हालात के हिसाब से देख के पॉलिसियाँ बनानी चाहिए और IMF की डिक्टेशन को ख़त्म करने के लिए उनके प्रोग्राम से हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिल एग्जिट हो जाए। 2023 में 17% GST था, फिर अभी 25-18 हुआ, अब जो है वो 19 करने की इतलात आ रही हैं। लोग परेशान हैं इसकी वजह से। अगर ये 19% हो जाता है तो ऑब्वियसली जनरल सेल्स टैक्स, आप जो भी चीज़ ख़रीद रहे हैं हर चीज़ के ऊपर वो टैक्स लग रहा होगा। ये हमारी इकॉनमी को कितना धचका देगा और हमारे आम इंसान की जेब पर कितना असर डालेगा? सबसे पहली बात है कि जहाँ तक मेरी इत्तला है कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं थी इनकी। ये ज़राए होते हैं कि जी के चलिए हम कोशिश करेंगे कि 300-400 अरब यहाँ से निकाल लें अगर कहीं और से नहीं निकलते तो। ये पॉसिबिलिटी है, बट ये स्टेट मेरा ख्याल IMF ने नहीं कहा है इनको। और अगर ये हो जाता है तो उसके असरात बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगर 1%, मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ, पेट्रोल का GST अगर मैं बढ़ाता हूँ 1%, यानी अगर फ़र्ज़ करें 300 और फ़र्ज़ करें 81 रुपये का, अगर 340 रुपये का पेट्रोल है या 350 रुपये का पेट्रोल है, अगर हो जाता है कमी के बाद, तो 1% बढ़ाता हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ 3.5 रुपये में बढ़ाता हूँ। 3.5 रुपये का असर जो है, यानी 1% का असर जो है ना, 0.25% महंगाई पे सब चीज़ों पे अक्रॉस द बोर्ड आ जाएगा। उनकी अपनी शरह में बड़ा इजाफे का तो असर आएगा ही आएगा और उसके जो चेन रिएक्शन होते हैं उसके इम्पेक्ट आते हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आएगा 0.25, जहाँ डीजल का आएगा वहाँ पर आएगा 0.4।
तो ये भी असरात आएंगे अच्छा, और अब ज़रा महंगाई में इजाफा होगा। अशफाक साहब कुछ अवामी बात भी कर लें। 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस, सवाल यही कि ये बोझ किन तबकात पे ज़्यादा पड़ने का इम्कान है? आई मीन क्या तनख्वाहदार तबके को वाकई कोई रिलीफ मिलेगा या फिर ये बोझ अगेन उन्हीं पे आने जा रहा है? देखिए, टैक्स तो आप समझ लें हमेशा महदूद नौयत की होती है, क्योंकि अगर आज मैं आपको रिलीफ दे दूं और कल मैं आपसे वापस ले लूं तो ये महदूद ही हुआ। मगर मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ सैलरी तबके के लिए आएगा और कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिलेगा। बट जब भी टैक्सेस बढ़ते हैं ना तो उसका बोझ तो आवाम पे पड़ता है ना। जैसे देखें, अगर सैलरी क्लास हैं या जी। मैं अगर बिजनेसमैन हूँ, अगर हमें अगर टैक्स देना है तो हमें कहीं ना कहीं से तो हमें ना कोई तो कंपनसेट करेगा ना। हमारे जहाँ से हम मुलाजमत करते हैं वो थोड़ा बहुत कंपनसेट कर देंगे। हम अपने बिजनेसेस में अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा लेंगे तो उससे जाहिर बात है महंगाई में इजाफा होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए। आपको एग्रीकल्चरिस्ट को टैक्स लगाए, मैं छोटे किसानों की बात नहीं करता, जो बड़े 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 ज़मींदार हैं अगर वो सूबाई ज़मरे में आते हैं तो उन पर मिनिमम एसेट टैक्स लगाया जा सकता है। मेरे हाथों की लिखी हुई टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट है, RRMC के नाम से हमारा जो कमीशन था, उसकी रिपोर्ट को अगर आप मिनोवन अगर आप तस्लीम करें तो 1 से 1.5 ट्रिलियन के नए टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस लगा सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग पेयर। जो नहीं दे रहे हैं हम उनसे टैक्स लेंगे। मोस्ट ऑफ द वाइट कॉलर जो टैक्स जो वर्किंग क्लास है वो अपना टैक्स ऑलरेडी अपनी सैलरी के साथ ही कटवा देती है, सो दे आर पेइंग द टैक्स, दे आर नॉट इवेडिंग एनी टैक्सेस। मसला ये है कि हमारा टैक्स नेट नहीं बढ़ता और जो टैक्सेस है वो बढ़ा दिए जाते हैं। सो इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं कि जब तक हुकूमत अपना टैक्स नेट नहीं बढ़ाती है, ज़्यादा अपना दायरा नहीं वसी करती है, हमें फ़ायदा नहीं होने वाला? बिल्कुल। ये निहायत ही नामुनासिब रवैया है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, इक्विटी जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे ना तो एक स्टेज आएगा कि आप और हम भी कहेंगे कि जी कहीं और से चोरी कर लो, कोई कैश की सैलरी लेना शुरू कर देगा। बिजनेसमैन जो हम जैसे लोग हैं जो क्रॉस चेक से चीज़ें लेते हैं वो भी फिर सोचेंगे कि यार ठीक है, जब इतना टैक्स देना ही है और दूसरों से नहीं लेते तो इन रोम डू एज द रोमन डू, तो हम भी वही काम करना शुरू कर देंगे। देखिए, आप ज़रूरी शोबे से आप टैक्स लें, इनडायरेक्ट वे में मिनिमम एसेट टैक्स जो फेडरेशन लगा सकती है वो लगाए। आप पॉलिटिकल इकोनॉमी को छोड़े। दुकानदारों से जो मैंने 3 साल पहले स्कीम तय करा ली थी, जानबूझ के बजट में नहीं डाला गया था, उसकी तहकीकात कराए कि आज उसकी मद में हमें 1.525 ट्रिलियन का लॉ टैक्स की मद में उसने किसने किया, और जो भी लोग हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए और उस नेट को आप वापस लाएं। 40 से 50 लाख लोग आ सकते हैं जिसकी एक स्कीम आ रही है। चलिए, ये वही बिल्कुल ठीक है स्कीम है तोला जो साहब, हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो बजट आए वो कुछ तो रिलीफ दे उनको जो सालों से टैक्स दे रहे हैं, और कुछ उनसे टैक्स ले ले जो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। होगा ऐसा नहीं या होगा ये तो वक्त बताएगा। अभी एक ब्रेक ले, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। एक बहुत ही अच्छा केस का वर्डिक्ट आया जिसके ने एक नया प्रेसिडेंट भी सेट किया। केस क्या था? हक महर का, और ये था लाहौर हाई कोर्ट में सेट हुआ। हक महर सिर्फ निकाहनामे में दर्ज एक रकम नहीं है बल्कि बीवी का कानूनी और शरई हक भी है। और लाहौर हाई कोर्ट ने जिस फैसले की मैं बात कर रही हूँ उसको वाज़ेह तौर पर आपके साथ शेयर करते हैं कि निकाह के वक्त या बाद में भी किया जा सकता है, और अगर इस हवाले से अलग मुआहदा मौजूद हो तो भी ये काबिल अमल हो जाएगा। और अदालत ने ये करार दिया कि शौहर की जानिब से किया गया जो वादा है वो महज कोई रस्मी वादा नहीं है, इसकी एक लीगल इम्पोर्टेंस है जिसको पूरा करना उस शौहर का फ़र्ज़ है। ये फैसला न सिर्फ ख़ानदानी क़वानीन की वजाहत करता है बल्कि ख़ातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। तो अब इस फैसले के मज़ीद क्या रिपरकशंस हैं और किस तरीके से ये बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, बैरिस्टर रिदा ताहिर माहिर क़ानून हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा हमें ये समझाइए ये क्या केस था और क्या फ़ैसला आया इसका, प्लीज़। ये बेसिकली एक केस है जिसमें निकाहनामे के बाद निकाहनामे के अलावा एक सेपरेट लीगल स्टैम्प डॉक्यूमेंट बनाई गई थी जिसमें लिखा गया था कि 300,000 रुपीज़ और एक 5 मरले का घर अब बना हुआ कंस्ट्रक्टेड मिलेगा उनकी उस वक्त वाइफ को, जिनका नाम अनवर बीबी है केस के मुताबिक।
तो जब उनकी मैरिज डिसोल्यूशन ऑफ उनकी मैरिज हुई तो उनके एक्स हस्बैंड ने फिर ये कहा कि क्योंकि इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द निकाहनामा तो दिस इज़ नॉट योर लीगल राइट, या ये एक फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट है। तो ट्रायल कोर्ट ने सारी एविडेंस देखने के बाद ये रूलिंग दी कि दिस इज़ द राइट ऑफ द वुमेन, क्योंकि ये जो हक महर है ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ निकाहनामा में लिखा जाए, ये शादी से पहले, शादी के वक्त या शादी के बाद भी एक खातून को दिया जा सकता है, निकाह के बाद भी दिया जा सकता है, और ये एक सेपरेट लीगल डॉक्यूमेंट में भी स्टिपुलेट करके दिया जा सकता है एज एन एडिशनल। उसके अलावा जो सबसे अच्छी बात मुझे इस जजमेंट लगी वो ये थी कि एक आर्ग्यूमेंट ये भी दूसरी साइड के वकील से आई कि अगर इनका ये हक़ महर था, जेन्युइन था, तो इन्होंने शादी जब कंटिन्यूसली चल रही थी उस वक्त क्यों नहीं कोर्ट से आके मांगा या मुझसे मांगा। तो उस पर एक बहुत अच्छी जजमेंट में लिखा गया कि अक्सर सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से औरतें शादी को चलाना चाहती हैं, उस वक्त अपने राइट्स के बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आर्ग्यू नहीं कर पाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि आपने अपना हक़ महर का राइट शादी के वक्त या कंटिन्यूस शादी के वक्त नहीं मांगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इंटाइटल्ड नहीं है या वो आपका लीगल राइट नहीं है। राइट। सो नाउ ये क्या प्रेसिडेंट सेट करता है? फॉर एग्जांपल किसी खातून की शादी होती है, उस वक्त नहीं तय होता उसका कोई हक महर, उसके बाद उसको नॉलेज नहीं है, व्हाटएवर हैपेंड, किस टाइम तक उसके पास मार्जिन है कि उसका हक महर तय हो जाए ताकि इन केस शी नीड्स इट तो वो उसको ले सके? क्योंकि जजमेंट में ये लिखा है कि इवन आफ्टर द मैरिज तो इट गिव्स अ वेरी गुड time frame, it does not specify it to any certain point of time, but one of the things जो सबसे बड़ा सोसाइटी में डिलेमा है वो ये है कि जब निकाहनामा साइन हो रहा होता है तो कोई अवेयरनेस खातून को या पूरी फैमिली को आई वुड से नहीं दी जाती, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 35 है वो ये कहता है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द मदर, द चाइल्ड एंड द फैमिली। तो वी हैव टू एज अ सोसाइटी प्रोटेक्ट द फैमिली। जब हम शादी के वक्त फैमिलीज़ को, हस्बैंड को, वाइफ को, उनके पूरे घर को अवेयरनेस देते हैं कि ये निकाहनामा क्या कहता है, किस तरीके से ख़वातीन को एम्पावर करता है, और ये उनका राइट है। निकाहनामा इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट बोथ ऑफ द पार्टीज़ कैन स्पेसिफाई कि उनको क्या इंटाइटलमेंट्स चाहिए अपने हक महर के लिए, अपने मेंटेनेंस के हिसाब से। तो हम जितना एम्पावर करेंगे उतनी फैमिलीज़ अच्छा स्मूथली रन करेंगी इन द फ्यूचर। आपने बात की कि इस स्पेसिफिक केस में महर में मेंशन नहीं था, एक अलग से डॉक्यूमेंट में मेंशन था। अच्छा, नाउ फॉर दैट डॉक्यूमेंट टू बी एक्सेप्टेड एज लीगल, क्या वो एक सादा कागज़ पे हो सकता है? वो डॉक्यूमेंट कोर्ट ने कैसे लीगल माना, उसकी क्या प्रेरेक्विजिट थी, अगर आप हमें बता सकें तो? सो बेसिकली एफिडेविट अवार्ड निकाहनामा के अंदर नहीं लिखा गया था जहाँ पे यूजुअली हक़ महर लिखा जाता है, बल्कि एक सेपरेट स्टैम्प पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन बनी थी। लेकिन उनके एक्स हस्बैंड ने ये तक आर्ग्यू किया कि ये स्टैम्प पेपर पे है, ये ई स्टैम्प पे नहीं है, एंड उन्होंने ट्रायल कोर्ट के वक्त रिफ्यूज़ कर दिया अपने थंब इम्प्रेशन का, सिग्नेचर का फोरेंसिक करवाने में, जिसमें ये भी फिर जजमेंट में लिखा गया कि इट टेल्स यू दैट ही इज़ बीइंग अनरीज़नेबल, बिकॉज वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि उनका फोरेंसिक हो या उनके थंब इम्प्रेशंस हों। पर ट्रायल कोर्ट ने सब एविडेंस को देखते हुए, और इवन उस वक्त जो गवाह थे जो उस वक्त प्रेजेंट थे, उन्होंने भी कोर्ट में आके टेस्टिमनी दी कि ये वैलिडली किया गया था। एक और आर्ग्यूमेंट उन्होंने रेज़ किया कि ये स्टैम्प पेपर सादा था, ई स्टैम्प नहीं था, बट इवन वो भी लाहौर हाई कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट रिफ्यूज़ कर दी, बिकॉज विटनेसेस की टेस्टिमनी हो गई थी, फोरेंसिक का कहा गया था, थंब इम्प्रेशन की बात थी, सिग्नेचर की बात थी। तो पर्टिकुलरली इस केस में एविडेंस बहुत अच्छी थी। अक्सर केसेस में ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, लेकिन ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है बिकॉज निकाहनामा इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, सो इवन दैट कैन बी वैलिड डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इन केस ऑफ ओरल कमिटमेंट, क्या विटनेसेस को पेश होना होगा, और विटनेसेस की बात को क्या माना जाएगा? अगर वो उस वक्त प्रेजेंट थे तो ज़रूर। तो एक होती है हेयर से एविडेंस के बाद में किसी को सुनते हुए पता चला कि ये इस तरह से हुआ था, बट ओरल कॉन्ट्रैक्ट का भी एक अलग से लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जो सिविल केस हैं, क्रिमिनल केसेस में तो एक डिफरेंट प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है, लेकिन सिविल केसेस पे बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ होता है। इट इज़ लाइक योर वर्ड अगेंस्ट माय वर्ड। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि इज़ इट मोर प्रोबेबल और नॉट, कि जो स्टेटमेंट कंप्लेनेंट लेकर आ रहा है दैट इज़ ट्रू। तो इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंटायरली। थोड़ी सी और इसमें क्लैरिटी ले लेते हैं। निकाहनामे में तो उसी वक्त हक़ महर का तयन हो जाता है,
अब वो उसमें माफ़ कर दे या वो फिर जो आपकी बीवी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि ये अलग से एक डॉक्यूमेंट है, अब इस डॉक्यूमेंट का उसी वक्त होना, निकाह के वक्त साइन होना मैंडेटरी है, निकाह के बाद भी अगर इस तरह की कोई चीज़ होती तो विल दैट बी कंसिडर्ड एज हक महर या फिर विल दैट बी कंसिडर्ड एज अ गिफ्ट? दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ हक महर, लेकिन शादी के वक्त अगर स्टिपुलेट आपने पर्टिकुलरली किया है कि ये हक महर है, लेकिन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि ब्राइडल गिफ्ट्स जो एक ब्राइड को दिए जाते हैं वो उसका लीगल राइट होता है, वो उसकी लीगल प्रॉपर्टी होती है। सो इवन इफ़ समवन इज़ अ वुमन इज़ गेटिंग समथिंग एज अ ब्राइडल गिफ्ट, वो उसकी प्रॉपर्टी ही है। मैंने अक्सर ये देखा है विक्टिम्स जब मेरे पास आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बट मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना जेवर, अपनी ज्वेलरी अगर वापस चाहिए, अगर वो ब्राइडल गिफ्ट थे तो वो आपका हक है। यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ when it is your legal right, when the law is empowering you, then you do not have to compromise over that, you have to fight for your right. And that goes for both sides, right? Both जो भी sides, you know bride के या groom के gifts हैं, that stays with them, उसके ऊपर किसी को compromise करने की ज़रूरत नहीं है। Now comes 1 मिनट है हमारे पास and we would like कि आप इसे बता, औरतें शादी करते वक्त हक़ महर के लिए क्या ख्याल रखें निकाह होने से पहले? आई थिंक अक्सर जो हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं वो यही होता है कि कोई औरत से पूछता नहीं है शादी से पहले कि आपको क्या अपने लीगल राइट्स चाहिए। तो ये एक ओपन कन्वर्जेशन होनी चाहिए एक ब्राइड की विद हर टू बी हस्बैंड, विद हर फैमिली, दैट दीज आर माई रिक्वायरमेंट्स, दिस इज़ व्हाट आई वांट। यूजुअली क्या होता है कि निकाहनामा पढ़ती भी नहीं है एक खातून, उसको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती कि निकाहनामा मुझे क्या राइट्स देता है, और बस उसके साइन ले लेते हैं या थंब इम्प्रेशन ले लेते हैं। सो वंस वी गिव दैट अवेयरनेस इन द सोसाइटी के निकाहनामा इज़ अ वेरी एम्पावरिंग डॉक्यूमेंट, इट विल मेक थिंग्स बेटर। ऑलराइट मैम सुनीता, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने के लिए और टू क्लैरिफाई ऑल द थिंग्स। तो जनाब इसी के साथ हम अब आपसे लेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।